हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों को मालूम ही है हमने चला रखा है पॉलिटी और पॉलिटी में शॉर्ट नोट्स, ठीक है? बहुत ही शॉर्ट तरीके से करके आप लोगों को चीज़ें दी जा रही हैं और जो कुछ ना छोड़ते हुए, ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है और जिन बच्चों ने पीछे एग्ज़ाम दिया भी होगा, हमारी वीडियो देखकर उनको ये एहसास भी हुआ होगा कि ये कितनी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं, ठीक है? तो आप लोगों से यही गुज़ारिश है कि जो भी कोई इस वीडियो को देखे या कोई-सी वीडियो मेरी पिछली वीडियो भी देखे, तो कंप्लीट वीडियो देखो। आपको पूरी पॉलिटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई पढ़ चुका है पहले तो, ठीक है? ये नहीं कि नया बच्चा कोई आया है और नया बच्चा पॉलिटी पढ़ना शुरू कर रहा है तो उसके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, समझ में उसको भी आएगा, ठीक है? कंटेंट लगेगा तो भी उसका भी लगेगा लेकिन उसको ना समझ में थोड़ा कम आएगा, बोरियत महसूस होगी, उसको 2 से 3 बार वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी, ठीक है? देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। वित्तीय विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में कौन-सा कथन सही है? तो वित्तीय विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में कौन-सा कथन सही है दोस्तों? यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो वित्तीय विधेयक हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। हमारी संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और ये बात ध्यान रखना दोस्तों, वित्तीय विधेयक हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, तो किसके द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करी जाती है? वहाँ भाई जब ऑप्शन मिलते हैं बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, एक-एक चीज़ को क्लियर कर लेना। वो कह रहा भारत में संसद की लोक लेखा समिति, जो संसद की लोक लेखा समिति होती है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों तो ध्यान रखना लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा करी जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति और इस लोक लेखा समिति में अगर बात करें दोस्तों तो 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं दोस्तों, ठीक है? आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना कर सकते हैं? मतलब भाई साहब कौन-सा आर्टिकल ऐसा है जिसके अनुसार भारत में किसी राज्य का प्रवेश कर सकते हैं, संघ में नए राज्य का प्रवेश कर सकते हैं या उसकी स्थापना नए राज्य की हम स्थापना कर सकते हैं। तो कौन-सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 2 ये हमें पावर देता है कि हम भारत संघ में नए राज्य का प्रवेश कर सकते हैं और स्थापना हम कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की शक्ति भारतीय संसद में निहित है? दोनों क्वेश्चनों को समझ लेना दोस्तों। उसमें था क्या? उसमें था कि किसके तहत भारत में नए राज्यों के प्रवेश, मतलब अगर कोई राज्य अगर किसी की भूमि किसी देश में, जैसे सपोज कीजिए नेपाल की कोई भूमि है, चीन की भूमि है और हमारे अंडर में आ जाए तो उसको अंदर अपने देश का राज्य घोषित करने के लिए हमें कौन सी पावर देता है? आर्टिकल 2। लेकिन इसमें क्या कह रहा है? वो कह रहा है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार नए राज्यों के निर्माण, अगर तुम अंदर ही नए राज्यों का निर्माण कर रहे हो, यूपी को तोड़ के 2 जगह बाँट रहे हो, पश्चिमी यूपी, पूर्वी यूपी, ठीक है? या उत्तरी यूपी या दक्षिणी यूपी, ठीक है? तो नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की शक्ति भारतीय संसद में निहित है। किसमें निहित है? भारतीय संसद में। तो भारतीय संसद, एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि नाम चेंज कर सकती है, किसी को अंदर कर सकती है, क्षेत्र को किसी को छोड़ सकती है, ठीक है? कौन? भारतीय संसद। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 3 के तहत। ध्यान रखना दोस्तों। डैश को तेलंगाना औपचारिक तौर पर भारत राज्य बना गया था। तो डैश को तेलंगाना औपचारिक, तो मतलब तेलंगाना को जो औपचारिक तौर पर भारत का राज्य कब बनाया गया था? तो 2 जून 2014। ध्यान रखेंगे दोस्तों, 2 जून 2014 को तेलंगाना को औपचारिक तौर पर भारत का राज्य बना दिया गया था। आगे देखते हैं, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध किया गया? तो बताओ दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन ऐसा हुआ था जो 1991 में हुआ था? देखो इतना भी दे दिया। पेश की गई
द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए, मतलब दिल्ली क्या रहेगी, केंद्र शासित प्रदेश भी रहेगी। इसके लिए एक विधानसभा और मंत्री परिषद का, मतलब केंद्र शासित प्रदेश भी रहेगी और उसकी एक विधान परिषद भी रहेगी और क्या भैया, मंत्री परिषद भी रहेगी। ठीक है, उसका उपबंध किया था दोस्तों 69 में, संविधान संशोधन 1991 में। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा जहां पे यूटी होता है, यूटी में विधानसभा की ज्यादातर व्यवस्था नहीं होती है, वहां पर राष्ट्रपति शासन करता है। लेकिन दिल्ली में कौन शासन, मुख्यमंत्री बनता है, नहीं बनता है, दिल्ली में मंत्री परिषद भी है और विधानसभा भी है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो 69 हुआ था, तो 69वां 1991 में हुआ था। तो डैश को छत्तीसगढ़ तथा डैश को झारखंड की स्थापना की गई थी। तो कब झारखंड की स्थापना करी गई थी, तो 1 नवंबर सन 2000 को तो करी गई थी छत्तीसगढ़ की, 1 नवंबर सन 2000 को दोस्तों, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड की। तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ और 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना करी गई थी सन 2000 में। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। तो उत्तर प्रदेश से अलग जो उत्तराखंड बना था, पहले उत्तराखंड भी दोस्तों उत्तर प्रदेश का ही भाग था। तो उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000। कब हुई थी दोस्तों, 9 नवंबर। एक को होगी किसकी, एक को होगी किसकी, एक को दोस्तों बताइए छत्तीसगढ़, और 9 को होगी किसकी, उत्तराखंड, और भैया 15 को होगी झारखंड। 1 को छत्तीसगढ़, 9 को उत्तराखंड, 15 को झारखंड। ये ध्यान रखेंगे, सन 2000 में ही हुई थी। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव डैश आयोग ने दिया था। तो लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था दोस्तों, तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। प्रथम प्रशासनिक आयोग का गठन जनवरी 1966 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो प्रथम प्रशासनिक आयोग का गठन 1966 में 1966 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था दोस्तों, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में, मोरारजी देसाई जी की अध्यक्षता में करा गया था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन। लो एक क्वेश्चन और, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का 1967 में डैश को अध्यक्ष बनाया गया। तो किसको 1967 में प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, तो के हनुमंतैया को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष दोस्तों घोषित किया गया था 1967 में। ये बात ध्यान रखोगे आप लोग। आगे देखते हैं, संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में प्रस्तुत किया गया था। तो चौथी लोकसभा में पहला लोकपाल विधेयक, तो पहला लोकपाल विधेयक कब करा था, 1968 में करा था, और चौथी लोकसभा थी दोस्तों। कौन सी थी, चौथी लोकसभा थी। भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई। अगर भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना करी गई थी दोस्तों, काय के लिए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए, महाराष्ट्र लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी। किसने कहा था कि भैया भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और आईपीएस को खत्म कर दिया जाए, तो राजमन्नार आयोग था, एक राजमन्नार आयोग। ठीक है दोस्तों, ये यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, अगर दोस्तों हम देखते हैं भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम डैश को लागू हुआ था। तो भारत में जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है कब लागू हुआ था, 28 सितंबर 1993। 28 सितंबर 1993 को भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। मानवाधिकार संरक्षण, एक सेकंड रुकेंगे दोस्तों, ये रुक गया।
हाँ, कहाँ थे दोस्तों? मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम सन 2019 के अनुसार मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष डैश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने चाहिए। तो भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश कौन होना चाहिए दोस्तों? भारत का सेवानिवृत्त बोलेंगे, यानी भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होना चाहिए? भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त होना चाहिए। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्त संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान प्राधिकरण राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्त संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक प्राधिकरण है? तो 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्त संविधान के 243 के अनुच्छेद के तहत संवैधानिक प्राधिकरण है, ध्यान रखेंगे। राज्य वित्त आयोग किस में आता है? 243 आई में आता है दोस्तों, राज्य वित्त आयोग। जिला पंचायत अनुच्छेद, जिला पंचायत 243 बी में आता है दोस्तों। 243 देखो, जिला पंचायत अनुच्छेद 243 बी के तहत संवैधानिक प्राधिकरण है। तो ध्यान रखेंगे, संवैधानिक प्राधिकरण क्या क्या हो गया? वित्त आयोग हो गया, जिला पंचायत हो गया। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई? तो ये भैया संवैधानिक प्राधिकरण है। संघ लोक सेवा आयोग एक डैश है। तो क्या है संघ लोक सेवा? संवैधानिक संगठन। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रहा है दोस्तों, बहुत पूछा जा रहा है कि कौन संवैधानिक संगठन है या नहीं है। तो ध्यान रखना, संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी है वो संवैधानिक संगठन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की व्याख्या की गई है, जो व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 315 आपको पता होगा, यूपीएससी जो आता है आर्टिकल 315 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की बात है। डैश द्वारा 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो 1935 के अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना करी गई थी। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को दोस्तों हुई थी। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। तो उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को दोस्तों भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। आगे देखते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई थी। ये तो दोनों लिख दिया दोस्तों। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आर्टिकल 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई थी दोस्तों। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 124 में ही न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख है। ठीक है, संविधान के प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो थी मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त, मतलब एक जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, जो सीजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनसे अलग 7 थी। ठीक है, पहले 7 और 1 8। तो स्टार्टिंग में कितने हो गए? 8। लेकिन बाद में क्या हुआ? 2008 के अधिनियम के तहत मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या रखने का प्रावधान किया गया। ठीक है, कितना? तो 31। कुल कितनी? 31। एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधित अधिनियम सन 2019 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश समेत न्यायालयों की संख्या बढ़ाकर अब 34 कर दी है। ध्यान रखना, अब कितनी है दोस्तों? 34। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। अब 33 है, ध्यान रखना। किसी अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो कौन से आर्टिकल के तहत भैया जो राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो अनुच्छेद 124 के 2 के अनुसार राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित
लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। तो कौन से आर्टिकल के तहत? तो 124(2) के तहत तो पद देता है राष्ट्रपति, और 124(2) क के तहत वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। कौन? कोई भी न्यायाधीश होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है भैया। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्त की आयु 65 वर्ष है भैया। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए निवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, जबकि उच्चतम न्यायालय में 62 है। मतलब भैया कि 65 साल तक सुप्रीम कोर्ट के जज रह सकते हैं और 62 साल तक किसके जज रह सकते हैं? हाई कोर्ट के जज रह सकते हैं, जब तक उनकी उम्र 62 साल या सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 साल ना हो गई हो। डैश के अनुसार सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 124 के साथ 124 के 7 के अनुसार भैया अगर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रिटायर हो गया है, सेवानिवृत्त हो गया है, तो भैया वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। ध्यान रखना दोस्तों। दूसरा देखेंगे, डैश के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद उच्चतम न्यायालय में एवं अन्य उच्च न्यायालयों, जिस उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश न रहा हो उसमें नहीं, में वकालत कर सकते हैं। तो कौन से आर्टिकल के तहत? 220 आर्टिकल के तहत भैया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं भैया वो वकालत कर सकते हैं बाद में, अगर वो रिटायरमेंट हो गए हैं, करना चाहें तो। लेकिन जिस बेंच में उन्होंने काम किया होगा उस बेंच में वो वकालत नहीं कर सकते। ये बात भी ध्यान रखना। तो अनुच्छेद 220। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? अगर कोई भी उच्चतम न्यायालय में संवैधानिक निर्वाचन से संबंधित मामला है तो उसकी सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए दोस्तों? कम से कम 5। इसे संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। जो बेंच बनेगी उसे संविधान पीठ कहा जाएगा। ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति डैश के अंतर्गत आती है। तो किसके अंतर्गत आती है? केंद्र और राज्य के बीच अगर किसी बात पर लेकर किसी राज्य में और केंद्र सरकार में क्या हो गया दोस्तों, कुछ दिक्कत हो गई है, ठीक है, कुछ विवाद हो गया है, तो उसके निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति, तो कौन निर्णय करेगा? भारत का उच्चतम न्यायालय। और कौन से किसके अंतर्गत आती है? मूल अधिकारिकता के अंतर्गत आती है। किसके अंदर आती है? शक्ति मूल अधिकारिकता के अंतर्गत आती है दोस्तों। ठीक है। संविधान में 3 क्या कह रहा है दोस्तों? वो बोल रहा है संविधान में भाग 3 में वर्णित नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा का अनन्य अधिकार संविधान द्वारा उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को दिया गया है। ये तो आपको पता ही होगा। डैश अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। तो आर्टिकल 129 अनुच्छेद 129 जो है दोस्तों उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। तो पूछ लेगा कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख घोषित करता है? अभिलेख न्यायालय घोषित करता है दोस्तों आर्टिकल 129। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो अनुच्छेद 122। ध्यान रखना, संविधान का आर्टिकल नंबर 122 के अनुसार संसद में कुछ भी चीजें होती हैं उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। ध्यान रखना। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 33। मैंने अभी बताया आपको। उच्चतम न्यायालय संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार है भैया ये 33 और 1 434 टोटल। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कार्यवाहक न्यायालय नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आर्टिकल 126 के अनुसार, अनुच्छेद 126 के अनुसार कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कार्यवाहक के रूप में। ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न्यायाधीश के परामर्श से होती है।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ होती है दोस्तों। किसकी नियुक्ति? किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 124 के 2 के अनुसार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवादों में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 134 का ए। कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 134 का ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना पड़ेगा। किसको पढ़ना पड़ेगा? अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल 132 कहता है संवैधानिक मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिकता का वर्णन करता है। किसका वर्णन करता है? संवैधानिक मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिकता का वर्णन ये करता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्टिकल 134 का ए उच्चतम न्यायालय में अपीलीय के लिए प्रमाण पत्र का उल्लेख करता है दोस्तों। अपील के लिए प्रमाण पत्र का उल्लेख करता है। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का स्रोत है। क्या है? न्यायिक व्याख्या। क्या है दोस्तों? न्यायिक व्याख्या। बुनियादी ढांचा मूल संरचना के सिद्धांत की व्याख्या केशवानंद भारती बनाम भारत संघवाद में की गई है तथा जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स के बाद में भी किया गया। दो केस है, मिनर्वा मिल्स और भारतीय और केशवानंद भारती। ठीक है, बनाम भारत संघ, इसमें इसकी व्याख्या करेगी। आगे देखते हैं। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से संबंधित है। भारत में न्यायिक सक्रियता जनहित याचिका से संबंधित दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो पॉलिटी में दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, कल मिलते हैं।